हेलो फ्रेंड्स, तो स्वागत है आप सभी का एस वेल ऑल अपडेट यूट्यूब चैनल पर। फ्रेंड्स, आज की जो हमारी वीडियो होने वाली है उसके अंदर हम यूनिट सेकंड का पार्ट थर्ड यानी हिस्ट्री ऑफ यूरोप का जो यूनिट सेकंड है उसका पार्ट थर्ड हम देखने वाले हैं, जो कि रूसी साम्राज्य में राजनीतिक विकास, 1905 की क्रांति, 1917 की फरवरी व अक्टूबर की क्रांति के बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं। एंड आज की जो वीडियो होने वाली है फ्रेंड्स, इस वीडियो को हम टोटली दो पार्ट्स में कवर करेंगे। पार्ट वन जो है वो आज की वीडियो में हम कवर करेंगे और इसका जो पार्ट सेकंड है वो हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। एंड क्योंकि काफ़ी बड़ा चैप्टर है तो इसलिए मैंने इसको पार्ट वाइज डिवाइड कर दिया है। अगर ज़्यादा बड़ा वीडियो बन जाएगा तो आपको देखने में भी थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड होगा, इसी वजह से मैंने इसको जो है टोटल दो पार्टों में डिवाइड कर दिया है। आज की वीडियो में हम पार्ट वन को डिस्कस करेंगे एंड आने वाली वीडियो में हम पार्ट टू को भी जल्द ही कवर करने वाले हैं। एंड इससे पहले बात करें, इसके पहले यूनिट टू की जो पार्ट आपका सेकंड है उसको हमने ऑलरेडी अपलोड कर दिया है। एंड इसके पहले की यूनिट फर्स्ट की भी जितने पार्ट्स हैं उनको भी हमने पहले से ही कवर कर दिया है। चैनल पे इसकी प्लेलिस्ट भी अपलोडेड है एंड सारी वीडियोस भी अपलोडेड है, आप जाके उनको वॉच कर सकते हैं। तो आइए फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम परिचय से जानेंगे रूसी क्रांति, जिसे अक्सर रूसी विद्रोह या रूसी रेवोल्यूशन के रूप में भी जाना जाता है। 20वीं सदी की सबसे महत्वपूर्ण घटना में से एक महत्वपूर्ण घटना थी। यानी इस चैप्टर के अंतर्गत हम रूसी क्रांति के बारे में पढ़ेंगे। रूसी क्रांति, जिसे रूसी विद्रोह या रूसी रेवोल्यूशन भी कहा जाता है, जो कि 20वीं शताब्दी की सबसे महत्वपूर्ण घटनाओं में से एक थी। यह क्रांति सभी साम्राज्य के पतन ये क्रांति रूसी साम्राज्य के पतन और सोवियत संघ के गठन की दिशा में एक महत्वपूर्ण परिवर्तन का कारण बनी। इस क्रांति की शुरुआत 1917 में हुई, जब बोल्शेविक पार्टी द्वारा नेतृत्व किया गया उपेक्षित किसान, श्रमिक और सैनिकों के विरोधात्मक आंदोलन ने रूसी साम्राज्य की राजशाही व्यवस्था को हिला दिया। यानी इस क्रांति की जो शुरुआत होती है वो 1917 में होती है, जब बोल्शेविक पार्टी जो है वो सत्ता में आती है और नेतृत्व अपना निभाती है। और इसमें जो है किसान, श्रमिक और सैनिक को जो है अपना विरोध प्रकट करते हैं और राजशाही व्यवस्था, यानी जो रूस में राजशाही व्यवस्था, राजतंत्र जो था उसको पूरी तरीके से हिलाने का प्रयास करती है, यूं कहे कि उसको हटाने का प्रयास करती है। इस आंदोलन के परिणाम स्वरूप जो भी तत्कालिक साम्राज्यिक प्रणाली का पतन हुआ और बोल्शेविक पार्टी की सत्ता जो है स्थापित हुई। इस क्रांति के पीछे कई प्रमुख कारण थे, जैसे अर्थव्यवस्था में असमंजस्य, राजनीतिक अस्थिरता, सामाजिक असमानता और रूस के प्रथम विश्व युद्ध में भाग लेने के आपातकालीन प्रभाव। यानी इस काल के दौरान जो है प्रथम विश्व युद्ध भी हुआ था, जो कि 1914 से लेके 1918 के बीच में हुआ था। और वहाँ पे इस समय जो है रूस की आर्थिक स्थिति भी काफ़ी ज़्यादा खराब चल रही थी। और इन सभी कारणों से रूसी समाज को असंतोष, अस्थिरता की दिशा में ढकेल दिया, जिसके परिणाम स्वरूप एक बड़ी और प्रभावशाली क्रांति के रूप में हमें देखने को मिलती है। रूस की क्रांति ने न केवल रूसी इतिहास को परिवर्तित किया, बल्कि यह विश्व इतिहास के लिए भी एक महत्वपूर्ण घटना बन गई। इसने साम्राज्यवादी और कम्युनिस्ट विचारधारा को आगे बढ़ाया और एक आधुनिक राष्ट्र का निर्माण किया, जो 20वीं सदी के अंत में वैश्विक राजनीति, आर्थिक और सामाजिक स्तर पर पूरी तरीके से प्रभावी रही। यानी ओवरऑल हम ये कह सकते हैं कि उस समय जो है रूस ने जो है अपना वर्ल्ड वॉर फर्स्ट यानी विश्व युद्ध फर्स्ट में अपना भागीदारी दिखाया, और उसकी जो अंदर की आर्थिक स्थिति थी वो भी काफ़ी ज़्यादा अच्छी नहीं थी। और फिर भी ये सारी स्थिति होने के बाद भी उसने जो है वर्ल्ड वॉर में पार्टिसिपेट करा, जिससे रूस की जो स्थिति थी वो काफ़ी ज़्यादा और ज़्यादा जो है बेकार हो गई और लोगों में एक असंतोष आ गया। अब बात करेंगे सबसे पहले हम रूस में 1905 की जो क्रांति है इसके बारे में। यानी रूस में जो 1905 की क्रांति हुई थी, सबसे पहले हम इसको डिस्कस करेंगे। 1905 की क्रांति रूस में जारशाही शासन के विरुद्ध पहला जन विद्रोह था। यानी जो रूस के अंदर जारशाही जो शासन था उसके विरुद्ध ये पहला विद्रोह था। यह क्रांति जारा निकोलस द्वितीय की निरंकुशता, सामाजिक असमानता और राजनीतिक अधिकारों की मांग के कारण हुई थी। यानी जो जो जार का वहाँ पे शासन था, जार निकोलस, ये काफ़ी ज़्यादा निरंकुश था। इसने लोगों को जो है समाज में असमानता फैलाने, राजनीतिक अधिकारों की मांग के खिलाफ जो है लोगों ने इस आंदोलन को शुरू करा। इस आंदोलन के होने के मुख्य कारण की हम बात करें तो सबसे पहले राजनीतिक दमन के अंतर्गत हम ये कह सकते हैं
कि जार की निरंकुश सत्ता, जनता को कोई राजनीतिक अधिकार वहाँ पर नहीं था, यानी जार की जो सत्ता थी वो निरंकुश थी, जनता को किसी भी प्रकार का वहाँ पे अधिकार नहीं दिया गया था, कोई संविधान या निर्वाचित संसद वहाँ पर नहीं था, यानी कोई भी वहाँ पर संविधान नहीं था, कोई भी सांसद वहाँ पर निर्वाचित नहीं किया गया था, इसलिए जनता ने इसका और ज़्यादा प्रोटेस्ट करा। आर्थिक और सामाजिक असंतोष के अंतर्गत हम ये कह सकते हैं, किसान जमीन से वंचित थे और उन पे काफ़ी ज़्यादा टैक्स जो है लगाया जाता था, जिससे वो कर्ज में डूबते चले गए। मजदूर की स्थिति दयनीय हो गई, कम वेतन, लंबे घंटे और कोई सुरक्षा उन्हें नहीं दिया जाता था, यानी जो मजदूर थे, जो वहाँ पे फैक्ट्रियों में, मिलों में काम करते थे, उनके जो काम करने के घंटे थे वो कोई फिक्स नहीं थे, वहाँ पे उनको किसी भी प्रकार की सुरक्षा सिक्योरिटी नहीं दी जाती थी, उनका जो कोई वेतन था, यानी जो उनकी सैलरी थी वो फिक्स नहीं थी, जिससे मजदूरों में भी काफ़ी ज़्यादा असंतोष हमें देखने को मिलता है। अब बात करें हम औद्योगिकरण की, तो तेजी से हुए औद्योगिकरण से शहरी मजदूर वर्ग जो है बन गया था, जो कि जागरूक हुआ और संगठित होने लगा, यानी जैसे जैसे औद्योगिकरण बढ़ा रूस के अंदर, उसी तरीके से अब वहाँ पे क्या हो रहा था, जो मजदूर वर्ग था यानी शहरी मजदूर वर्ग, वो भी अब जागरूक होने लग गया और इकट्ठा होकर अब प्रोटेस्ट करने की तैयारी करने लगे। रूस जापान युद्ध, यानी रूस जापान, मतलब रूस का जापान के साथ युद्ध भी हुआ 1904 से लेकर 1905 के बीच में, यानी लगभग 1 वर्ष के अंतर्गत रूस के शर्मनाक हार ने जार की कमजोरी उजागर की और जनता में और ज़्यादा असंतोष बढ़ गया। यानी वर्ल्ड वॉर फर्स्ट में तो इन्होंने पार्टिसिपेट बाद में करा, लेकिन उससे पहले इन्होंने जो है जापान से भी अपना एक युद्ध लड़ा, जिससे जनता जो है वो काफ़ी ज़्यादा असंतोष में आ गई और उन्होंने जो है विद्रोह करना चालू कर दिया। रक्त रविवार यानी ब्लडी संडे, जो कि 9 जनवरी 1905 की घटना है, जो कि शांतिपूर्ण प्रदर्शन में जनता ने जार से न्याय की मांग करी रही थी, तभी सैनिकों ने वहां पर गोली चला दी और सैकड़ों लोग वहां पर मारे गए, यानी लोगों के द्वारा जो है वहां पर प्रोटेस्ट किया जा रहा था और उस दिन रविवार का दिन था, जिसे इसे ब्लडी संडे कहा जाता है। और जार का जो शासन था, जार के आदेश पर वहां पर सैनिकों ने जनता पर गोली चला दी, जिससे काफी ज्यादा सैकड़ों लोग वहां पर मारे गए। इस घटना ने पूरे देश में विरोध की लहर उठा गए और इसे ही हम ब्लडी संडे या रक्त रविवार के रूप में जानते हैं। वहाँ की मुख्य घटना की बात करें तो पूरे रूस में हड़ताल, प्रदर्शन और विद्रोह शुरू हो गया। सैनिक और नौसेना में भी बगावत होने लगी तथा किसानों ने जमींदारों की संपत्ति पर हमला कर दिया, यानी धीरे धीरे अब वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा जो है घटनाएं होने लगी थी। रूस में हड़ताल होने लगा, सैनिकों ने नौसेना में भी बगावत कर दी तथा जितने भी किसान थे, उन्होंने जितने भी बड़े जमींदार थे उन सभी की जमीन पर कब्जा कर दिया और उन पर हमला करके अपने अधिकारों की मांग करने लगे। परिणाम स्वरूप वहां पर यह हुआ कि अक्टूबर घोषणा पत्र वहां पर लागू कर दिया गया। जार ने जनता को शांत करने के लिए संविधान और संसद ड्यूमा देने की घोषणा कर दी। ड्यूमा की स्थापना की बात करें तो रूस की पहली संसद जो है वो डूमा ही बनाई गई थी। इसकी शक्तियां जो है वो सीमित थी। क्रांति का दमन की बात करें तो सेना और गुप्त पुलिस की मदद से जार ने क्रांति को कुचल दिया और बाद में जार ने वादे तोड़ दिए और निरंकुशता जो है जारी रखी। यानी पहले तो जार ने क्या करा कि लोगों को अक्टूबर घोषणा पत्र के थ्रू उनको मतलब शांत करने की कोशिश करी कि भाई हम जो है संविधान एक लागू कर रहे हैं, हम आपको एक ड्यूमा यानी एक संसद जो है प्रोवाइड कर रहे हैं ताकि आप अपने अधिकारों की बात वहां पर रख सके। एंड धीरे धीरे फिर उन्होंने क्या करा, सैनिकों का इस्तेमाल करके धीरे धीरे उस विद्रोह को दबाने का प्रयास करा और धीरे धीरे अपना फिर से निरंकुश शासन उन्होंने चालू कर दिया। तो ये था हमारा 1905 की जो हमारी जो क्रांति हुई थी उसके बारे में, यानी रूस में जो 1905 की क्रांति हुई उसके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के बारे में हमने देखा। अब हम बात करेंगे जो रूस में 1917 की अक्टूबर की जो क्रांति हुई यानी बोल्शेविक क्रांति जिसे हम कहते हैं, इसके अंतर्गत क्या मुख्य बिंदु है और क्या इसमें घटना हुई थी, इसको हम देखने वाले। 1917 की अक्टूबर क्रांति रूस की दूसरी महान क्रांति में से एक थी। यह क्रांति बोल्शेविक पार्टी के नेतृत्व में हुई और इसने अस्थायी सरकार को हटाकर साम्यवादी शासन की नींव रखी। इसे विश्व में पहली बार एक समाजवादी राज्य की स्थापना हुई। यानी 1917 के अक्टूबर क्रांति जो थी वो रूस की दूसरी सबसे महान क्रांति में से एक थी, जो कि बोल्शेविक पार्टी के नेतृत्व में की गई थी। इसके अंदर जो भी साम्यवादी शासन था उसकी नींव को हटाने का प्रयास किया गया और विश्व में पहली बार एक समाजवादी राज्य की स्थापना करने का भी प्रयास किया गया। फरवरी 1917 की क्रांति के बाद जार शाही का अंत हुआ
और अस्थायी सरकार बनाई गई, लेकिन उसने जनता की समस्याएं हल नहीं कर पाए प्रॉपर तरीके से। प्रथम विश्व युद्ध जारी रहा, जिसने भूख, गरीबी और असंतोष बढ़ गया। बोल्शेविक पार्टी ने शांति, रोटी और जमीन का नारा दिया, जो लोगों को बहुत आकर्षित करने लगा। यानी जो रोटी कपड़ा मकान का जो नारा था, उसी के जस्ट अपोजिट शांति, रोटी और जमीन का नारा जो है दिया गया बोल्शेविक पार्टी के द्वारा। और लेनिन ने अप्रैल थीसिस में पूंजीवादी सरकार को हटाने और मजदूरों की सत्ता स्थापित करने की भी बात वहां पर कह दी गई। अब बात करें इसके मुख्य घटना की, तो अक्टूबर नवंबर 1917 के अंतर्गत 7 नवंबर 25 अक्टूबर रूसी कैलेंडर के अनुसार वहां पर जो घटना हुई उसकी हम बात करेंगे। तो बोल्शेविक ने पीट्रोग्राडो यानी अब सेंट पीटर्सबर्ग में सरकार के मुख्य भवनों पर कब्जा कर लिया। विंटर पैलेस जहां अस्थायी सरकार थी उन पर हमला कर उसे हटा दिया गया। अस्थायी सरकार के नेता अलेक्जेंडर केरेस्की भाग गए और बोल्शेविक ने सत्ता पर नियंत्रण करके क्रांति पर सफलता प्राप्त करी। यानी धीरे धीरे जितने भी सरकारी वहां पे जगहें थी, संसद थी, उन सब पर कब्जा कर लिया गया बोल्शेविक द्वारा और सत्ता को पूरी तरीके से अपने नियंत्रण पर ले लिया। इसके परिणाम स्वरूप ये बात करें तो ये कह सकते हैं कि बोल्शेविक की जो सरकार थी वो बन गई और लेनिन के नेतृत्व में ये बनी। भूमि का राष्ट्रीयकरण किया गया, जमीन किसानों को दे दी गई, कारखानों पर मजदूरों का नियंत्रण स्थापित हो गया। रूस ने प्रथम विश्व युद्ध से अलग होने की प्रक्रिया भी अब धीरे धीरे शुरू कर दी थी। सोवियत संघ यानी यूएसएसआर की स्थापना की नींव रखी गई और एक पार्टी की तानाशाही का रास्ता अब खुल गया, जो कि बोल्शेविक ने विरोधी दलों को समाप्त कर दिया था। यानी अब एक ही पार्टी जो है वहां पर मेन थी, जो कि बोल्शेविक पार्टी थी, और जितने भी अन्य विरोधी दल थे उनको अब धीरे धीरे पूरी तरीके से समाप्त कर दिया गया था। बोल्शेविक का परिचय की बात करें, यानी बोल्शेविक जो पार्टी है वो क्या है, इसके अंतर्गत हम बात करें तो बोल्शेविक पार्टी कौन है या कौन थे उसकी हम बात करें तो बोल्शेविक रूस की एक क्रांतिकारी और समाजवादी पार्टी का वह धड़ था जिसके नेतृत्व में व्लादिमीर लेनिन ने किया था। यह धड़ 1903 में रूसी सोशल डेमोक्रेटिक लेबर पार्टी यानी आरएसडीएलपी के दो भागों में विभाजित हुआ। यानी बोल्शेविक पार्टी जो थी वो समाजवादी पार्टी का एक बड़ा हिस्सा था, जिसका नेतृत्व जो है व्लादिमीर लेनिन ने किया था, और ये 1903 में रूसी सोशल मीडिया डेमोक्रेटिक लेबर पार्टी के रूप में दो भागों में विभाजित हुआ। एक था बोल्शेविक बहुसंख्यक और एक था मेसेविक। बोल्शेविक बहुसंख्यक और मेसेविक अल्पसंख्यक। बोल्शेविक का अर्थ होता है बहुसंख्यक, लेकिन यह सिर्फ नाम था, असल में संख्या समय समय पर बदलती रही। यानी बोल्शेविक का जो मुख्य अर्थ होता है उसके जस्ट विपरीत ये काम कर रही थी या उसके अपोजिट काम कर रही थी। बोल्शेविक की विचारधारा की बात करें या बोल्शेविक पार्टी की जो विचारधारा थी वो मार्क्सवादी पर यानी मार्क्सिज्म पर आधारित थी। पूंजीवाद को समाप्त कर समाजवाद की स्थापना के लिए थी। श्रमिकों और किसानों के हाथों में सत्ता देना तथा शांति, रोटी और जमीन, इन तीनों मुद्दों को केंद्र में रखकर ये जो है अपना जो भी कार्य करती थी वो इन्हीं तीनों मुद्दों के नेतृत्व में करती थी। मुख्य नेता की बात करें तो व्लादिमीर लेनिन यहाँ के मुख्य नेता थे। लियानो ट्रोत्स्की क्रांति के सैन्य नेता थे और जोसेफ स्टालिन बाद में सत्ता में इन्होंने आकर अपनी भूमिका निभाई। मुख्य कार्य व उपलब्धियों की बात करें तो 1917 की अक्टूबर क्रांति का नेतृत्व इन्होंने किया। जारा और अस्थायी सरकार को हटाया। सब सोवियत सरकार, मजदूरों किसानों की सरकार की स्थापना करी गई। रूस को समाजवादी देश में बदला गया और सोवियत संघ यूएसएसआर की नींव भी रखी गई। तो ये कुछ इसके मुख्य बिंदु थे। अब हम बात करेंगे फरवरी की क्रांति और अंतिम सरकार का गठन। रूस 1917। फरवरी 1917 की क्रांति की बात करें तो इसके मुख्य बिंदु के अंतर्गत या मुख्य कारण हम बात कर सकते हैं। जो फरवरी 1917 की क्रांति हुई थी वो थी प्रथम विश्व युद्ध में रूस की भारी क्षति हुई, लाखों सैनिकों की मौत हुई, भूख, महंगाई, बेरोजगारी और खाद्यान्न में भी कमी आई। जारा निकोलस द्वितीय की निरंकुशता और अक्षमता हमें देखने को मिली। जनता और सैनिकों का असंतोष बढ़ता गया। राजनीतिक अधिकारों की मांग और ड्यूमा कमजोर और जारा के अधीन हो गए। यानी जो प्रथम विश्व युद्ध था उससे काफ़ी ज़्यादा रूस को नुकसान हुआ। वहाँ के लोगों में भूखमरी फैलने लगी, महंगाई बढ़ते लगी और काफ़ी ज़्यादा लोग वहाँ पर बेरोजगार हुए, जिससे जनता काफ़ी ज़्यादा असंतोष का
सामना करनी पड़ी और खाद्यान्न संकट को भी झेलना पड़ा। इसी के अंतर्गत जारा निकोलस द्वितीय की जो अक्षमता थी, यानी जो उनकी जो क्षमता थी वो लोगों को संभालने की नहीं थी, लोगों को वो खाना नहीं दे पा रहे थे, लोगों को वहाँ पर पूरी तरीके से एक अधिकार नहीं मिल पा रहा था, जिसके कारण इस क्रांति को और ज़्यादा जो है आग में घी डालने का प्रयास किया गया। अब बात करें इसके घटनाक्रम की, तो घटनाक्रम के अंतर्गत पेट्रोग्राडो, जो अब सेंट पीटर्सबर्ग में श्रमिकों महिलाओं ने हड़ताल करे और प्रदर्शन शुरू किया गया। सेना के कई हिस्सों ने जनता का साथ देना शुरू कर दिया। जारा निकोलस द्वितीय को सिंहासन छोड़ना पड़ा और 300 वर्षों से चली आ रही रोमनो वंश की जारशाही का अब अंत हो गया। यानी जो रोमन वंश वहां पर चला आ रहा था, अब धीरे धीरे उसकी पूरी तरीके से समाप्त कर दिया गया। रोमन साम्राज्य का पूरी तरीके से पतन हो गया। अंतरिम सरकार की बात करें, यानी अंतरिम सरकार का वहां पर गठन किया गया। जारा के इस्तीफा के बाद ड्यूमा संसद के सदस्यों ने अस्थायी सरकार का गठन किया। अलेक्जेंडर कुर्स्की इसमें प्रमुख नेता बने और सरकार का मकसद था चुनाव कराकर संविधान सभा यानी कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली द्वारा स्थानीय सरकार बनाई जाए। यानी जब धीरे धीरे जब वहाँ पे जारा का शासन समाप्त हुआ, यानी उसके इस्तीफे के बाद वहाँ पर अब संसद की स्थापना करी गई, कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली बनाई गई और एक नई सरकार बनाने का वहाँ पे कार्य शुरू हो गया। लेकिन ये इतना आसान नहीं था, वहाँ पे कुछ समस्याओं का भी हमें सामना करना पड़ा। तो कौन कौन सी समस्याओं का सामना करना पड़ा उसकी हम बात करें तो युद्ध जारी रहा, युद्ध जो है वो जारी रखा गया, जिससे जनता नाराज थी। किसानों की जमीनें नहीं मिली, मजदूरों को उनका अधिकार नहीं दिया गया, देश में दोहरी सत्ता बनी रही। एक ओर तो अस्थायी सरकार और दूसरी ओर सोवियत मजदूर व सैनिकों की परिषद थी। बोल्शेविक ने इसके विरोध करते हुए नारा दिया कि सारी सत्ता सोवियत को दो। यानी बोल्शेविकों ने ये नारा दिया कि जो सारी सत्ता है वो सोवियत को दो। लेनिन की अप्रैल थीसिस भी हुई, जो कि अप्रैल 1917 में हुई। फरवरी 1917 की क्रांति के बाद जाराशाही जो है समाप्त हो गई थी, अस्थायी सरकार सत्ता में आई, लेकिन उसने युद्ध जारी रखा और जमीन जायदाद के सवाल नहीं सुलझाए। लेनिन जो जर्मनी में निर्वासित थे, उन्होंने अप्रैल 1917 में पीटरग्राड लौटे और वहां पहुंचते ही उन्होंने अप्रैल थीसिस नामक घोषणा पत्र प्रस्तुत कर दिया। लेनिन की जो अप्रैल थीसिस थी, इसके मुख्य बिंदु की बात करें तो उन्होंने युद्ध समाप्त करो का प्रावधान रखा, जिसमें रूस को प्रथम विश्व युद्ध से तुरंत बाहर आना चाहिए और यह साम्राज्यवादी युद्ध है, मजदूरों का नहीं। इस प्रकार की बात उनके द्वारा की गई। कोई समर्थन नहीं दिया गया, यानी अस्थायी सरकार को बिल्कुल समर्थन ना दो, क्योंकि यह पूंजीपतियों की सरकार है। सारी सत्ता सोवियत को दो, मजदूर, किसानों और सैनिकों की सोवियत परिषद को सत्ता सौंपनी चाहिए। इस तरीके की बात इनके द्वारा की गई। सारी सत्ता सोवियत को दो का नारा इनके द्वारा दिया गया, यानी मजदूर, किसान और सैनिकों को सोवियत परिषद की सत्ता जो है उनका राष्ट्रीयकरण किया गया। यानी जमीन किसानों को दो और जमींदारों से जबरन जो है उनसे जब्त कर लो जितनी भी जमीनें उनके पास थी। बैंकों और उद्योगों का सामाजिकरण किया गया, यानी बैंकों और बड़े उद्योगों को राज्य के नियंत्रण में लाए जाने का प्रयास किया गया। नए प्रकार की सरकार की उन्होंने मांग करी, यानी पूंजीवाद, लोकतंत्र नहीं बल्कि मजदूर, किसान को सोवियत सरकार बनाने का अधिकार इनके द्वारा दिया गया, या इस तरीके की बात वो कहते थे। अप्रैल थीसिस की महत्व की बात करें तो अप्रैल थीसिस ने बोल्शेविक पार्टी की दिशा तय करी। इसने जनता का समर्थन तेजी से बढ़ा और यह थीसिस जो है वो अक्टूबर क्रांति 1917 की नींव में भी साबित हुई। और इसमें जो नारा दिया गया, शांति, रोटी और जमीन की बात करी गई, जिससे युद्ध का अंत, खाने के लिए रोटी और किसानों को जमीन देने की बात की गई। यानी ये जो नारा बेसिकली शांति, रोटी और जमीन का था, इसके पीछे के जो मेन रीजन थे वो ये था कि युद्ध को अब रोका जाए, युद्ध का अंत किया जाए, खाने के लिए लोगों को रोटी दी जाए, किसानों को जमीनें उनकी दी जाए, ताकि जो है रूस अपना विकास फिर से कर सके। लोगों में जो वहाँ पे असंतोष था वो अब पूरी तरीके से समाप्त करने का प्रयास किया गया, जिसके लिए लोगों ने काफ़ी ज़्यादा आंदोलन वहाँ पर चलाए। रूस में अस्थिरता और आर्थिक असंतोष था। अस्थिरता के जो वहाँ पे कारण थे या लोगों में जो असंतोष था उसकी बात करें तो राजनीतिक अस्थिरता थी वहाँ पर,
जारा निकोलस द्वितीय की निरंकुश वहां पर सत्ता थी। कोई लोकतांत्रिक अधिकार नहीं था, जनता की आवाज को दबाया जाता था, जनता को किसी भी प्रकार का वहां पर अधिकार नहीं दिया गया था, उनको पूरी तरीके से दबा कुचला जाता था। 1905 की क्रांति की बात करें तो उन्होंने जो है ड्यूमा यानी संसद पर भी जारा के अधीन की बात करी गई और राजनीतिक दलों और नेताओं पर भी पूरी तरीके से प्रतिबंध लगा दिया गया। यानी जनता को किसी भी तरीके का अधिकार नहीं दिया गया, कहीं भी संसद वहां पर पारित नहीं था, ना कि कोई कानून वहां पर बनाया गया था। इसके बाद बात करें वहाँ की जो सामाजिक स्थिति की, तो समाज में भी अस्थिरता थी। रूस का समाज दो हिस्सों में बट गया, जो कि धनी जमींदार और गरीब किसानों के रूप में बट गया। और उसके बाद बात करें मजदूर वर्ग वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा जो है बढ़ रहा था, पर उसके पास कोई भी अधिकार वहाँ पर नहीं था। शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाओं में भी बहुत ही कमजोरी हमें वहाँ पर देखने को मिलती है। धार्मिक और जातीय अल्पसंख्यकों के साथ भी वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा लोग भेदभाव किया जा रहा था। जितने भी अल्पसंख्यक थे और धर्म के रूप में भी लोगों से काफ़ी ज़्यादा वहाँ पर भेदभाव किया जा रहा था। आर्थिक असंतोष के कारण की बात करें तो किसानों की स्थिति काफ़ी ज़्यादा दयनीय थी। यानी अधिकांश किसान गरीब होते गए, कर्ज में डूबते गए और ज़मींदारों की दया पर निर्भर रह गए। 1861 में किसानों को मुक्त तो कर दिया गया, लेकिन ज़मीन नहीं मिली और उत्पादकता कम और कर ज़्यादा, यानी इससे हालात और भी ज़्यादा बदतर होते गए। यानी उत्पादकता काफ़ी ज़्यादा कम होती थी, टैक्स उन्हें काफ़ी ज़्यादा भरना होता था, किसानों को उनकी ज़मीनें नहीं दी गई, जिससे काफ़ी ज़्यादा वहाँ पे लोगों को नुकसान का सामना करना पड़ा। और ये भी जो है आर्थिक असंतोष का एक काफ़ी इम्पोर्टेंट कारण वहाँ पर देखा जा सकता है। औद्योगिक और श्रमिकों की हालात की बात करें तो लंबे समय तक काम और उन्हें कम वेतन दिया गया, कोई मजदूरी कानून की निर्माण नहीं किया गया, श्रमिकों का शोषण किया जा रहा था और काम की जगह पर उन्हें सुरक्षा का भी अभाव देखने को मिलता था। यानी किसी भी प्रकार के वहाँ पे काम के घंटे फिक्स नहीं थे, किसी को भी कोई फिक्स सैलरी वहाँ पर नहीं दी जाती थी, कोई भी वर्कर्स जो वहाँ पर काम करता था उनके सुरक्षा के लिए कोई भी वहाँ पर बात नहीं करता था। सब के सब बस वहाँ पर अपने ही भले की बात वहाँ पर कर रहे थे। युद्ध का प्रभाव देखा जाता है, यानी प्रथम जो विश्व युद्ध हुआ उसका भी काफ़ी ज़्यादा रूस के अंदर हमें प्रभाव देखने को मिला। भारी जान माल की हानि हुई, खाद्यान्न की कमी, महंगाई और बेरोजगारी बढ़ने लगी, रेलवे उद्योग ठप पड़ गया और रूसी अर्थव्यवस्था पूरी तरीके से अब चरमरा गई। वहाँ पे किसी भी तरीके की अब अर्थव्यवस्था का विकास हमें दूर दूर तक देखने को नहीं मिलता है। सैनिक थक गए थे, नाराज हो गए, कई जगहों पर सैनिकों का भी विद्रोह हुआ, वो किसी भी रूप से अब लड़ने के लिए तैयार नहीं थे। प्रथम विश्व युद्ध के अंतर सेना और प्रमुख कॉर्निवल्स के विद्रोह की बात करें तो 1917 में जो हुआ वो सेना प्रमुख कॉर्निल वो के द्वारा विद्रोह भी किया गया, जो कि फरवरी 1917 की क्रांति के बाद जारशाही का अंत हुआ और अस्थायी सरकार बनाई गई। इस सरकार ने अलेक्जेंडर केरेस्की प्रमुख नेता थे और रूस में तेजी से अराजकता और अस्थिरता फैल रही थी। किसान जमीन पर कब्जा कर रहे थे, मजदूर फैक्ट्रियों पर नियंत्रण ले रहे थे और सेना का मनोबल अब पूरी तरीके से गिर चुका था, अनुशासन पूरी तरीके से टूट गया था। यानी इतनी बेकार स्थिति रूस के अंदर वहां पर उस समय पर हो गई थी। कॉर्निवल कौन था इसकी बात करें तो लेवर कॉर्निवल रूसी सेना का सेना प्रमुख यानी कमांडेंट इन चीफ था। वह एक रूढ़िवादी और जारा समर्थक जनरल था। वह चाहता था कि रूस में कठोर सैन्य अनुशासन बहाल हो जाए और अराजकता पर कड़ा नियंत्रण हो जाए। तो कॉर्निवल्स जो है ये कमांडेंट इन चीफ था रूस का, जो कि इन सारे यानी रूढ़िवादी विचारधारा की बात करता था और रूढ़िवादी विचारधारा को पूरे रूस में लागू करने का प्रयास कर रहा था। कॉर्निवल विद्रोह अगस्त 1917 में हुआ। कॉर्निवल्स ने सोचा कि बोल्शेविक और सोवियत देश को अराजकता की ओर ले जा रही थी। उसने पीटोग्रड राजधानी की ओर सेना भेजी ताकि अस्थायी सरकार को हटाकर एक सैन्य तानाशाही स्थापित की जा सके और इसने कॉर्निवल्स विद्रोह कहा जाता है, यानी कॉर्निवल विद्रोह इसे जो है हमें कह सकते हैं। इसके परिणाम स्वरूप ये हुआ कि अलेक्जेंडर कोरिस्की ने कॉर्निवल को हटाया और बोल्शेविक से मदद मांगी और बोल्शेविक ने रेड गार्ड्स सशस्त्र मजदूर दल बनाकर विद्रोह को रोका और कॉर्निलो की सेना ने विद्रोह बंद कर दिया और विद्रोह पूरी तरीके से विफल हुआ।
इससे बोल्शेविक की लोकप्रियता बहुत बढ़ गई क्योंकि उन्होंने राजधानी को बचाया और जनता को लगा कि अस्थायी सरकार कमजोर है और अब बोल्शेविक का ही एक सही विकल्प हमें देखने को मिलता है। बोल्शेविकों द्वारा रूस में सरकार का गठन किया गया, यानी सन 1917 की अक्टूबर क्रांति के बाद बोल्शेविक ने अस्थायी सरकार को हटाकर सत्ता अपने हाथ में ले ली और 7 नवंबर 1917 को व्लादिमीर लेनिन ने नेतृत्व में सोवियत की ओर से एक नई समाजवादी सरकार का गठन किया गया। इस सरकार को सोवियत की परिषद कहा गया, जिसमें मजदूरों, किसानों और सैनिकों के प्रतिनिधित्व शामिल थे। लेनिन ने इस नई सरकार के जो है प्रमुख बने और उन्होंने भूमि का राष्ट्रीयकरण, कारखानों में मजदूरों का नियंत्रण और प्रथम विश्व युद्ध से रूस को हटाने जैसी क्रांतिकारी बदलाव या निर्णय लेने का फैसला किया। इस सरकार ने रूस में पहली बार एक साम्यवादी यानी कम्युनिस्ट सरकार की स्थापना हुई, जिसने पूंजीवादी व्यवस्था को पूरी तरीके से बदलने का प्रयास अब शुरू कर दिया था। बोल्शेविकों द्वारा इस तरीके से अब जो है सरकार का गठन किया गया। उन्होंने काफ़ी ज़्यादा प्रयास करे, बहुत सारी जो है वहाँ पर नए नए कानून लाए, मजदूरों, किसानों और सैनिकों के प्रतिनिधित्व के लिए उनके द्वारा अब कार्य किया गया और साम्यवादी यानी कम्युनिस्ट सरकार की उनके द्वारा वो स्थापना करी गई, जिसने पूंजीवादी व्यवस्था को पूरी तरीके से बदलने का प्रयास भी शुरू कर दिया था। तो फ्रेंड्स, ये थी हमारी आज की वीडियो। आज की वीडियो के अंदर इसका हमने बेसिकली पार्ट फर्स्ट देखा एंड आने वाली वीडियो में हम इसका पार्ट सेकंड देखने वाले हैं। तो वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर देना एंड इस वीडियो को अपने 5 दोस्तों तक शेयर जरूर कर दीजिएगा। मिलते हैं आपसे अपनी अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मीट यू ऑन नेक्स्ट वीडियो।